रिक्शा पूरी जल गई हमारी, मेरे बच्चे की रोजी जला दी गई यहाँ। और हमको बोलते हैं कि तुम आए बोले तो तुम्हारे को भी बोले मार खाने की है, बोले यहाँ से तुम लोग वापिस चले आओ पुलिस स्टेशन में। इनका मैं जाती हूँ तो बोलते हैं पुलिस स्टेशन में लिखाना है, जो भी लिखा दो, कुछ भी नहीं हो सकेगा, तुम कुछ तोड़ नहीं सकेंगे बोले। पुलिस स्टेशन में आए तो हमको 1 बजे से 5 बजे तक इधर से उधर भगा रहेंगे। वो बोलते मिलाप कर लो, तुमको रिक्शा दिलाते हैं। मेरा बच्चा भागता नहीं तो उसको भी जला देते। आज हम बच्चे बगल में हो जाती, मेरी 6 लड़की हैगी और बाप बगल का बच्चा है मेरा, रोज लाता है, रोज खाते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, क्या गुजरात पुलिस और देश भर की पुलिस क्या हिंदू संगठनों से डरती है? क्या हिंदू संगठन के गुंडों को बचाने की कोशिश करती है देश भर की पुलिस? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि देश भर की पुलिस जो हाथ में है वो गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। अमित शाह का इतिहास किसी से छुपा नहीं रहा है, उन्हें कुछ लोग तड़ीपार भी कहते हैं। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि गुजरात में और वैसे देखा जाए तो देश भर में रमजान के दौरान कई घटनाएं ऐसी घटी है जहां पर मस्जिदों को और नमाजियों को नुकसान पहुंचाया गया, निशाना बनाया गया। मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में भी यह मामला सामने आया और गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को जिस तरीके से पीटा गया, उसके बाद वहां पर पुलिस को सचेत सजग हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके महज कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से गुजरात के अहमदाबाद के वाड़ज के अंदर एक मुस्लिम लड़के की रिक्शा को आग के हवाले कर दिया गया होली खेलते हुए। होली का दहन जो होता है, वहां पर एक गरीब की रिक्शा जलाकर होली का दहन मनाया गया, होली का त्योहार मनाया गया। और जो लड़का है जिसका नाम है वोहरा नवाब सुल्तान भाई, 27 वर्षीय लड़का है, अपने साथ में पैसेंजर को बैठाकर ले जा रहा था। वाड़ज के गोकुल नगर सोसाइटी के पास जैसे ये पहुंचा तो इसके पीछे रिक्शा के अंदर, ऑटो रिक्शा के अंदर एक किन्नर बैठा हुआ था। कुछ लोगों ने रिक्शा को रोका, किन्नर के साथ में बदतमीजी की। आरोप ये भी लगे हैं कि किन्नर को भी पीटा गया। रिक्शा जो ड्राइवर था नवाब सुल्तान ने कहा कि प्लीज आप मेरी रिक्शा को नुकसान न पहुंचाए। इतनी देर में उन लोगों ने इसको निकालकर, नवाब को निकालकर बाहर खड़ा किया, उसके हाथ से उसका फोन छीना और उसको पीटा। वो गाड़ी के रिक्शा के टायर के पास ही गिर गया। उसके बाद नवाब खड़ा होता है और वो हाथ जोड़कर कहता है, मैं मुसलमान हूं, मेरा रोजा है, मुझे मत मारिए, मेरे साथ में ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए। उसके बाद जैसे ही पता चला कि वो मुसलमान है, तब वो लोग चिल्लाने लगे, अच्छा तू कटवा है, अच्छा तू मुल्ला है। और उसके बाद में आसपास के कुछ और लोग आ गए और उसको पीटना शुरू कर दिया। जान बचाकर नवाब वहां से भागता है। दूर भागकर वो अपने घर वालों को फोन करता है, परिवार वालों को फोन करता है कि अहमदाबाद के वाड़ज इलाके में, जो कि अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र है, आचार संहिता कुछ दिन पहले ही लगी है। अपने पिता को या माता को या बहन को नवाब सुल्तान फोन करके बताता है कि मेरे साथ में ऐसी घटना हुई है। घर वाले कहते हैं कि ठीक है, हम 100 नंबर पर फोन करते हैं। अब ऐसी हालत में, ऐसी परेशानी में इंसान को समझ नहीं आता कि उसने अपने घर पर फोन किया, वो 100 नंबर पर ही फोन कर सकता था। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात पुलिस पर लोगों को यकीन नहीं है। इस बात की जानकारी मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के मामले में जिन अफगानी छात्रों को पीटा गया था, 4 घंटे तक वो एसवीपी अस्पताल के अंदर इंतजार कर रहे थे कि पुलिस वाले आकर हमारा बयान लें। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का जो पुलिस का इलाका है, पुलिस स्टेशन है, उन्होंने वहां के चौकीदार को शिकायतकर्ता बना दिया और उसी पर वो मामला दर्ज हो गया। लेकिन जिन लोगों को पीटा गया था, विदेशी छात्रों को, उनको उसमें शिकायतकर्ता नहीं बताया गया। अब आप सोच सकते हैं कि एक बेचारा चौकीदार हिंदू धर्म का, क्या वो नमाज के लिए हिंदू संगठनों के गुंडों के खिलाफ खड़ा रह पाएगा? सवाल उठना लाजमी है। उस मामले पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि गरीब की रिक्शा को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। नवाब सुल्तान अपने घर पर बात करता, उसके घर वाले कहते हैं हम पुलिस को फोन करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा जाकर देखने की कोशिश करता है कि देख लूं अगर भीड़ हट गई हो तो मेरी रिक्शा को लेकर मैं यहां से भाग जाता हूं। जब उसने पलट कर आकर दूर से देखा तो उसकी रिक्शा को तोड़ फोड़ उसकी रिक्शा में की जा रही थी और उसके बाद उसके सामने ही उसकी रिक्शा को आग के हवाले कर दिया गया। मामला जाता है पुलिस स्टेशन। एसडीपीआई के कुछ नौजवान वहां पर पहुंच जाते हैं, इकराम शेख, अबरार शेख और उसके अलावा और भी एडवोकेट मंडली साहब वगैरह सब वहां पर पहुंचते हैं। कांग्रेस की तरफ से काउंसिलर इकबाल शेख, जो गोमतीपुर के काउंसिलर है, वो वहां पहुंचते हैं।
आमिर पठान है वो वहां पहुंचते हैं, कई लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब पीआई साहब से बात भी करते हैं। लेकिन इन तमाम के बावजूद पहले तो यह खबर आ रही थी कि इस लड़के पर, वोहरा नवाब पर यह दबाव बनाया गया कि आप पुलिस में मामला दर्ज न कराएं, आप समझौता कर लें, आपको आपकी रिक्शा का पैसा दे दिया जाएगा, दूसरी रिक्शा खरीद लें। बहरहाल कुछ लोगों ने इसमें दखल अंदाजी की और उसके बाद में मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया। आप सोचिए कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी इतनी मुशक्कत करनी पड़ती है मुसलमानों को, मोदी जी के गुजरात में, अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र में। उसके बावजूद जब नवाब सुल्तान ने कहा कि मुझे मेरे धर्म के बारे में अपशब्द कहे गए, मुल्ला कटवाए, तमाम चीजें मुझे कही गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर के अंदर इन चीजों का उल्लेख नहीं किया। क्या पुलिस इन हिंदू संगठन के गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही है? यूनिवर्सिटी के मामले में भी एफआईआर इतनी पंगु बना दी, इतनी कमजोर बना दी कि 25 लोगों को उसमें बताया गया था, 5 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया और उन्हें भी जमानत पर छोड़ दिया गया। क्राइम ब्रांच की अलग अलग 9 टीमें बनाई गई और वो 9 टीमें मिलकर भी 20 लोगों को नहीं ढूंढ पाई। और यही मौलाना सलमान अजहरी को आप एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में, वो तो कहीं तोड़फोड़ करने नहीं गए थे ना, उन्होंने तो किसी को छुरी चाकू तलवार नहीं मारी थी ना, उन्होंने तो किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ या लूट नहीं मचाई थी ना। एक भड़काऊ भाषण पर मुंबई पहुंचती हमारी गुजरात की जाबाज पुलिस, गुजरात एटीएस, और मुंबई से मौलाना सलमान अजहरी को चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार करके ले आती है और उसके बाद में बड़ी साजिशों के तहत उनको पासा में डाल दिया जाता है। गुजरात के ही सेलंबा के अंदर जब रामनवमी यात्रा पर कुछ दंगा होता है, यात्रा को लेकर डीजे में कुछ गंदे गाने कुछ हिंदू संगठन के लोग बजाते हैं, मामला खराब होता है, पथराव होता है। रात को 1 बजे गुजरात की जाबाज पुलिस एक महिला उसके घर पर पहुंच जाती है, उसके घर के नीचे दरवाजा बजा कर उसे कहती है नीचे आओ। ये जाबाज पुलिस है कि रात को 1 बजे महिला के घर पर जाती है, महिला डरती है, महिला वीडियो बनाकर वायरल करती है। महिला ने मुझे फोन किया कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। उस वक्त मैंने कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख साहब और सब हमेशा इस दौड़ में एसडीपीआई के लोग और तमाम ये लोग इस मामले के अंदर भागदौड़ करते रहते हैं। और उस वक्त फिर जो भी बातें हुई, तो ये जाबाज पुलिस वीडियो कैमरे के अंदर जहां पर मुसलमान नजर आते हैं उनके घरों में बड़ी जाबाजी के साथ में तोड़फोड़ करने पहुंच जाती है, आतंक मचाने पहुंच जाती है। मुसलमानों के घर के दरवाजे तोड़ कर वहां से पुलिस मार कर वहां से लोगों को निकालकर बाहर लाती है। लेकिन ये हिंदू संगठन के जो लोग हैं, इनसे गुजरात की पुलिस क्या डर रही है? यूनिवर्सिटी की घटना को आज 10 दिन हो गए, 20 लोग आज भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। क्या कर रही है गुजरात की ये पुलिस? और जो ये घटना घटी है वाड़ज के अंदर, क्या यह माना जाए कि जो 20 लोग यूनिवर्सिटी के मामले में फरार हैं, क्या उनकी तरफ से ही वाड़ज की इस घटना को अंजाम दिया गया है? होली पर एक मुसलमान ऑटो ड्राइवर को पीटा गया, उसकी ऑटो रिक्शा को जला दिया गया। ये 20 लोग कौन थे? इनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक? पुलिस क्या रंग देखकर पहचानती है कि आपके गले में अगर भगवा गमछा डला हुआ है तो पुलिस समझ जाएगी कि हाँ ठीक है भाई, ये तो सरकार के लोग हैं, इन्हें नहीं छेड़ना, वरना ट्रांसफर भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकते हैं। क्या इसीलिए पुलिस बड़ी ढील देती है? क्या इसीलिए पुलिस एफआईआर इतनी पंगु बनाती है, इतनी कमजोर बनाती है कि ऐसे गुंडे गिरफ्तार होने के बावजूद चंद दिनों के अंदर रिहा हो जाते हैं जमानत पर? और ऐसी अगर घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ होती है, दंगे वगैरह, तोड़फोड़ वगैरह, तो उन मुसलमानों को 3-3 महीने, 6-6 महीने जेलों के अंदर घसीट कर डालकर रखा जाता है, उनको पीटा जाता है। तो गुजरात पुलिस भी क्या हरा और भगवा कलर में जो है वो देखने लगी है? जो मोदी जी ने कहा था कि लिबास से पहचानिए, तो क्या गुजरात पुलिस वही कर रही है? आखिर क्या वजह है कि गुजरात की पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? वाड़ज की जो घटना हुई, वहां पर जो वोहरा नवाब सुल्तान की जो बहन है, उनसे भी हमारे संवाददाता, हमारे साथी तनवीर शेख ने बात की, उस लड़के से भी बात की। उस लड़के की बहन ने कहा कि जब हम लोग हमारे भाई की रिक्शा के लिए और उसके पास में आए, उसको बचाने के लिए दूर रहते थे, फोन किया तो वो लोग पहुंचे, तो उसका आरोप है कि लोगों ने उससे कहा कि आप लोग यहां से चले जाइए वरना आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम। क्या इस धमकी पर भी एक और एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या वहां कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं है? क्या उस संगठन के, कौन से संगठन के, हिंदू संगठन के लोग हैं वो लोग? तो क्या बातचीत की हमारे संवाददाता तनवीर ने इस लड़के से, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिसकी रिक्शा जला दी गई, उससे, जो जिसका नाम है वोहरा नवाब सुल्तान,
और उसकी बहन और उसकी माता से क्या कुछ बात की हमारे साथी, हमारे नुमाइंदे तनवीर शेख ने, आइए देखते हैं। नमस्कार, देश लाइव में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में आज फिर एक बार जो है मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। अहमदाबाद के वाड़ज विस्तार में जो एक शख्स है रामोल में रहता हुआ है और रामोल में रहने के बाद यहाँ पर जो है अपने रोज़गार को चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता है, वाड़ज से गुजरता है और उसको वहाँ पर जो है एक मॉब पकड़ता है और उसको मारने पीटने के बाद उसकी पूरी जो है ऑटो रिक्शा को जला दी जाती है। उसके कहने के मुताबिक पूरी वारदात कुछ इस तरह से है कि अगर वो समय सूचकते वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा नहीं होता तो उसको भी जिंदा जला दिया गया होता। इस तरह का जो है मॉब उस युवक पर हावी हुआ था। अभी हम फ़िलहाल हमारी टीम वाड़ज पुलिस स्टेशन में पहुंची है। करीब 3 बजे से यहाँ पर उस लड़के को लाया गया है। FIR लेने में भी पुलिस जो है आनाकानी कर रही थी। पुलिस समाधान की तरफ उस लड़के को ले जाने के लिए कुछ दबाव बना रही थी। उसके चलते यहाँ पर जो है अभी करीब तकरीबन 8 बज चुके हैं। 3 बजे से लेकर 8 बज चुके हैं। हमारी टीम लगातार 3 बजे से इस घटना पर जो है नज़र बनाए हुए है और अब जाकर हम इनके परिवार से मिल पाए हैं। उनके परिवार से हम बात करेंगे जिन्होंने आंखों देखी जो घटना है उनके साथ, जो वारदात हुई उसके बाद जो लोग वहां पर पहुंचे, क्या कुछ हुआ उनके साथ, और जो फरियादी है नवाब खान पठान, उससे भी हम बात करेंगे क्या कुछ उसके साथ जो है वारदात हुई। आप उसकी मम्मी हो? मैं इसकी मम्मी नवाब वोरा की। हम मेरे लड़के ने फ़ोन किया, अम्मी यहाँ ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो देखा तो रिक्शा पूरी जल गई हमारी। मेरे बच्चे की रोजी जला दी गई वहाँ। और हमको बोलते हैं कि तुम आए बोले तो तुम्हारे को भी बोले मार खाने की है, बोले यहाँ से तुम लोग वापस चले आओ पुलिस स्टेशन में। इनका मैं जाती हूँ तो बोलते हैं पुलिस स्टेशन में लिखाना है, जो भी लिखा दो, कुछ भी नहीं हो सकेगा, तुम कुछ तोड़ नहीं सकेंगे बोले। वहाँ पे भी हम लोग को गालियाँ दी और वहाँ से हम लोग भी भाग के फिर पुलिस स्टेशन में आए। तो हमको 1 बजे से 5 बजे तक इधर से उधर भगा रहेंगे। वो बोलते मिलाप कर लो, तुमको रिक्शा दिलाते हैं, ये करते हैं। लेकिन मेरे लड़के को रोज़ा रखेला और एक जन आके पहले उसने किया कि मुझे मत मारो, मैंने रोज़ा रखा है। तो जैसा तैसा वो और शब्द बोलने लगे। उसके बाद 2-3 जन आए, उन्होंने ने एक जन के हाथ में पाइप थी तो उसने रिक्शा तोड़ी। तो मेरा लड़का जैसे तैसे करके भाग गया। वो दूसरे 2-3 जन रिक्शा के कांच वाँच ईंटों से फोड़ रहे थे। मेरे लड़के ने दूर से देखा तो वापस वो आगे और भाग गया और हमको फ़ोन किया कि जल्दी से तुम यहाँ पे आओ। तो हम वो वापस से दूसरी बार देखने गया तो पूरी रिक्शा में आग लगेली थी और हम गए पुलिस को लेके। तो भी हमारे साथ भी गलत किया उन्होंने। हमको न्याय दो, मेरा बच्चा तो एक था, अगर रिक्शा के साथ मेरा बच्चा भागता नहीं तो उसको भी जला देते। आज हम बच्चे बगल में हो जाती, मेरी 6 लड़की हैगी और बाप बगल का बच्चा है मेरा, रोज़ लाता है, रोज़ खाते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? और ये अभी त्यौहार चल रहा है, मेरे बच्चे को रोज़ा रखेले में मारा है, उसकी कमर में लाल लाल चट्टे हो रहेंगे। 3-3 4-4 जनों ने मारा हैगा। मुझे न्याय दो, बस मेरे बच्चे के लिए मुझे न्याय चाहिए। पुलिस वाले भी नहीं सुनते, उनसे भी आप न्याय का वो करो और आपसे भी मैं विनती करती, मुझे न्याय दो बस। क्या देखा आपने जब आप वहाँ पर गए थे ऑटो रिक्शा? ये गए। सलाम अलैकुम, मैं नवाब की बहन। हम वहाँ पर गए, पुलिस को फ़ोन किया हमने। अर्धी कलाक हो गई, रोड पे खड़े थे। मेरा भाई आया कि ऐसा हुआ, मैं वहाँ से भाग गया। वो लोगों ने मेरे को बहुत मारा, मेरी रिक्शा तोड़ दी है। तो उनके घर पे गए हम, तो वहाँ के मोहल्ले वालों ने हमारे को भगाया कि तुम भी जाओ, तुम भी मार खाने आए। और रिक्शा को सरेआम इन्होंने आग लगाई है। तो उनकी ऐसी दादागिरी है कि एक तो रिक्शा जला दी। अच्छा है कि मेरा भाई भाग गया, अगर उसको मार देते, 6 बहनों का भाई था, बाप पप्पा है नहीं, 12 बरस हो गए, भाई पूरा कर रहा था, उसको अभी कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। और हार्ट की तकलीफ है, मेरे को 15 बरस से दवा चलती है मेरी। हमने सुन के मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। आज इनका सरेआम इस तरह का मियाणा पकड़ के कॉलर के कौन है तू के नवाब, तो के मियाणा है, मारो के वे इसको रोज़ा रखा हैगा। ये सरेआम इनकी दादागिरी है। हो सके तो इनको रोको, जो जिसने ये किया है, चाहे ये बजरंग दल के इंसान है कि कोई भी है, मियाँ का नाम सुन के उन्होंने ज़्यादा रिक्शा को आग लगाना, रिक्शा को तोड़ी थी। लेकिन खबर पड़ी कि मियाँ ने तो उसमें उसने आग लगाई है। तो हो सके तो हमें इंसाफ दिलाइए सरकार से, बरोबर। हुआ था आपके साथ, क्या घटना थी, कितना दुख है इसकी? मैं वहाँ से जा रहा था पैसेंजर लेके, तो 8-10 जन थे वहाँ बाजू, सब कलर मैंने रोली में थे। तो उन्होंने मेरी गाड़ी पे हाथ रखा, मैं खड़े रहा था, मेरी गाड़ी पे हाथ रखा। मैंने बोला भाई गाड़ी से हाथ हटा लो, ख़राब हो रहा है हुड। तो उन्होंने मुझे गाली दी, अपशब्दों से बात करी।
ने मुझे धक्का मार दिया। जो अंदर बैठे थे उन्होंने जाके बात करी तो उन्होंने उनको भी धक्का मार के हटा दिया। ने मेरे को वो मेरा फ़ोन वोन छीन लिया। ने 3-4 जन थे, मेरा नाम पूछ रहे थे। ने मेरे को मारा 2-3 जनों ने मेरा नाम पूछ रहे थे। मैंने बोला मेरा नाम नवाब है। तो मेरे को 2-4 लाफे और मारे। मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी कि भाई मुझे जाने दो, मेरा रोज़ा है। तो मुझे रोज़े पे भी अपशब्द बोले ने, मेरे धर्म पे भी अपशब्द उन्होंने बोले। ने मेरे को मारे और मेरे को बोले तू यहाँ से चले जा। मेरे को वहाँ से भगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं पुलिस को लेके पूछा, तब तक मेरी गाड़ी पूरी जला डाली थी। तो आपके साथ में जो पैसेंजर थे वो लोग कुछ नहीं बोले? उनको भी उन्होंने मारा था। वो एक ही लेडीज़ थी, उनके वहाँ की थी, तो उनको मारा था उन्होंने। उनको भी मारा? क्या हुआ फिर जब ऑटो आपकी जलाई गई उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग यहाँ बजे 1-1:30 बजे से हम लोग पे यहाँ पर आए। हमारा FIR ले ही नहीं जा रही थी। मिलाप की बात हो रही थी कि मिलाप कर लो, पैसे ले लो, ये ले लो। मतलब समाधान कर लो। हाँ, समाधान कर लो। पुलिस वाले भी यही बोल रहे थे, बोले समाधान कर लो, पैसे दे रही है वो। 5 घंटे तक हमें यहाँ बिठाए रखा, कोई ले नहीं रहा था। FIR 6 बजे लिया और 5:30 बजे लिया। 1.5 घंटा मुझे बिठा के रखा। 7 बजे मेरी FIR हुई। अब क्या मांग है पुलिस प्रशासन से, सरकार से? न्याय की क्या उम्मीद है? यही कि धर्म जाति पे ऐसी सब ना करे। मैं अकेला था, मगर मैं वहाँ से जाता नहीं तो मुझे वो लोग मार भी डालते। मेरे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला, मैं एक ही और मेरी 6 बहनें आएगी, उनका मैं पूरा करता हूँ। मेरी रिक्शा कितना टाइम हुआ ऑटो? मेरी ऑटो को लिया भी मैंने 6 महीना हो गया था। मेरी ऑटो भी पूरी जला डाली है। चलिए, आमिर खान मौजूद है यहाँ पर, सामाजिक आगेवान है। क्या हकीकत थी? दोपहर से आप लोग लगे हो इस काम में, क्या कुछ? जैसे कि अहमदाबाद के अंदर जो घटना ये घटी है, इसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। जो मेरी समाज, जो मुस्लिम समाज के लड़के को अकेला देखकर पिटा जा रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे कुछ असामाजिक तत्व लोग, आतंकवाद का भेद लेकर आ रहे वो लोग हमारे को एक एक करके जो हमारी समाज के उनको चून के मार रहे हैं, उनके ऊपर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल वाड़ज पुलिस स्टेशन के अंदर हम खड़े हैं। 1:20 को कंट्रोल मैसेज किया गया था। 1:30 बजे से 2 बजे से मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। किसी जात की FIR लेना नहीं चाहते थे। पुलिस प्रशासन से बहुत सारी आर्ग्यूमेंट करी, बहुत सारी संविधान के कायदे की बात की। संविधान जो लिखा गया है वो संविधान का, हम संविधान का हक मांगने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर श्री से, DCP साहब से, सारे लोगों से हमने अजीजाना गुजारिश की और संविधान के हिसाब से फिर हमारी 5 बजे फरियाद नोंदने का शुरू करा और ये 8 बजे हमको हमारे हाथ में FIR की कॉपी दी। इसके अंदर भी जो जान थी मारने की धमकी दी 506(2) वो कलम मेड पुलिस ने नहीं की है। और दूसरी जो एक कलम है 153(a), उसके अंदर जो हमारे धर्म के मामले के अंदर, जो हमारे रोजे के मामले के अंदर जो अपशब्द कहा गया है, उसकी भी फरियाद अभी तक पुलिस ने नहीं ली है। पर इंशाअल्लाह कल कोर्ट भी हम जाने वाले हैं। आगे से जाकर 153(a) और 506(2) की कलम हम उमेरने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे मुफ्ती, हमारे उल्मा, हमारी समाज का कोई भी एक अगर लोग होता, इसके सामने अगर किसी और हमारी समाज का कोई एक व्यक्ति होता तो उसके ऊपर 153 धारा किसी परमिशन की जरूरत नहीं लगती और लग जाती है पुलिस स्टेशन से। तो मैं ये जो संविधान है, जो ये संविधान बनाया हुआ है बाबा साहब का जो संविधान है, और मैं भारत गवर्नमेंट से आजीजाना गुजारिश कर रहा हूँ, वो आपने जो कानून बनाया है उस कानून को पालन में लेना चाहिए। आपको ये कानून का पालन लेना चाहिए कि जो असामाजिक तत्व जो घूम रहे हैं, जो खुले आतंक मचा रहे हैं, इन लोगों को जेल भेजा होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। तो हमारे देश में चैन, सुकून, अमन और शांति और कौमी एकता रहेगी। तो मैं सरकार से और हर संघवी जी से और CMO से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इसके ऊपर एक्शन ले। वाड़ज के अंदर वारे घड़ी है, ये जो उस्मानपुरा के पास वारे घड़ी जो घटना बन रही है, ये घटना को बंद होना चाहिए। मैं आगे से इस चीज़ को लेकर कलेक्टर और CMO और होम मिनिस्टर को पण आवेदन पत्र देने वाला हूँ इंशाअल्लाह। तो हमारी समाज को टारगेट करना बंद कर दीजिए, हमारे उलमाओं पे टारगेट करना बंद कर दीजिए। जो हमारी समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए इस बच्चे को हक मिलना चाहिए। ऐसी संविधान और हमारे भारत के कानून पे आशा रखते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। चलिए, ये थे आमिर खान जो सामाजिक आगेवान है, काफ़ी अच्छी सूझबूझ रखते हैं और समाज के हर मुद्दे पर जो है लड़ते हैं और उनके साथ जो है
पीड़ित लोगों के साथ ये खड़े रहते हैं, न्याय की पुकारें लगाते हैं। लेकिन मैं कह दूं आपको कि ये लोकसभा चुनाव के बीच का ये माहौल है। देश के गृह मंत्री की लोकसभा सीट का जो है मामला है। वाड़ज विस्तार जो है गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा सीट है। यहाँ पर उनके बैनर पोस्टर भी वहीं लगे हैं जहाँ पर वारदात हुई थी। आप चुनाव में जब बैनर पोस्टर लेकर सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को, आदिवासी को, दलित पिछड़ी को इंसाफ दिलाने की बात तो करते हो, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद आपके वादे और नारे कहाँ चले जाते हैं। ये जो मुस्लिम लड़का है नवाब वोहरा, जिसकी परिवार में 6 बहनें हैं और काफ़ी जो माली हालात से अगर देखा जाए तो कमज़ोर है, कमाने में जो है अकेले इनके पिताजी का भी देहांत हो गया है और उनकी मम्मी और उनकी 3-4 जो बहनें अभी हैं जिनकी शादी करना बाकी, उनके साथ ये रहते हैं, उनका गुजरान चलाते हैं। तो अब ये आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि संसद में तो कानून जब बनते हैं और मॉब लिंचिंग के कानून के लिए तो फांसी पे लटकाने तक की जो है कानूनों को प्रावधान दिया गया है, लेकिन अमल में कब आएगा ये आने वाले दिनों में ही तय कर पाएंगे। अमल में ये कानून जो कब लाया जाएगा। हमारे सामने भी कुछ ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों के सामने ही, जो सामने जिन लोगों ने मारा था उनके ही कुछ जानने वाले लोग ये सेटलमेंट की बात करें कि आप कुछ भी पैसे ले दे के बता दीजिए, लेकिन मामला ये था कि बात पैसे की नहीं थी। यहाँ जो एक अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, एक धार्मिक लागड़ी दुबाने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उसको धर्म के विरुद्ध गालियाँ दी गई है और यहाँ तक कि उसको ऐसे अल्फाज दिए गए जो मैं मीडिया में आपको बता नहीं सकता। और उसके बाद उसको मारने के बाद वो अपनी जान बचा के भागता है तो उसकी ऑटो रिक्शा को जला दिया जाता है। तो हो सकता है कि उसको भी ज़िंदा जला दिया जा सकता था, क्योंकि आपके सामने इसके पहले जुनैद और नासिर का मामला है कि जिनको ज़िंदा जला दिया गया था। आज ये अहमदाबाद के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए एक शर्म की बात है कि आज वाड़ज जैसे विस्तार के अंदर ये मामला घटा है और पुलिस का रवैया हमेशा से दोहरा रवैया रहा है। हमने यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी काफ़ी मांग की। मेरा मानना है 4 से 5 घंटे के बाद, रोज़ा खुलने की 3 मिनट के पहले इन लोगों ने FIR ली है। आप सोचिए कि जब एक आदमी है, एक नॉर्मल आदमी, अगर उसको FIR करने पुलिस स्टेशन जाना है तो हमारे जैसे लोग नहीं पहुंचेंगे तो उसका क्या हश्र होगा। क्योंकि ये तो मामला यही है कि भाई आपके पास कोई नॉलेज होना चाहिए, आपको पुलिस प्रशासन के सामने सवाल खड़े करने हैं, एक लंबी लड़ाई लड़नी है, उसके बाद आपकी FIR ली जाती है। तो मैं पुलिस प्रशासन से, CP से, DGP से और जितने भी हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज है, जितनी भी है, उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर कोई भी नागरिक उस पर जुल्म हुआ है तो अगर वो पुलिस स्टेशन अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आता है तो उसकी फरियाद ली जाए और उसके कोऑपरेट करके उसको कायदेसर की जो भी कार्यवाही है उसके अंदर उसको, उसकी जो FIR है, जो ट्रूथ है, उसको लिखा जाए। यही हमारी मांग है। रिजवान भाई भी यहाँ पर मौजूद है, जिनके चलते तमाम लोगों को जो है इसकी जानकारी मिली थी। क्या कहोगे, कैसे आपको जानकारी मिली थी? मुझे आरिफ भाई का कॉल आया था कि वाड़ज के अंदर मेरे साले के साथ में रिक्शा के साथ ऐसा बना हुआ है। तो मुझे जैसे इन्फॉर्म किया, ऐसे ही मैं जोहर की नमाज़ के बाद घर से निकला और तुरंत वारदात की जगह पे पहुंचा और सीधे मैंने SD भाई के अबरार भाई को कांटेक्ट किया और उनको यहाँ पुलिस स्टेशन बुलवाया। और पूरा दिन हम लोगों ने करीब 2 बजे से अभी तक 8 बजे तक कंटिन्यू हम लोग प्रोसेस में लगे हुए थे। उसके बाद FIR दर्ज हुई और अभी मामला सारा पूरा हुआ है। जी चलिए, अब युवा आगे आते हैं। मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ी खुशी की बात है और इन्हें मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये युवा आगे आएंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है इनको देखकर जो है मोटिवेट होगी। तो इस तरह से युवा बाहर निकले, अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़े और जो है पीड़ित, दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज को, तमाम लोग जो ऐसे प्रताड़ित होते हैं उनको इंसाफ दिलाने में ये तत्पर रहेंगे तो आने वाली युवा पीढ़ी जो है हमेशा आगे रहेगी। वाड़ज में और वाड़ज के आसपास के इलाकों में अक्सर हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी सामने आती रहती है और कई हिंदू संगठन के गुंडे गौरक्षा के नाम पर, RTI एक्टिविस्ट के नाम पर कितने घोटाले घपले करते हैं, उसके बारे में भी आपको खुलासा करके आगे जरूर बताऊंगा। किस तरीके से मुस्लिम इलाकों में कुछ मुस्लिम मुनाफिक ऐसे घटिया हिंदू संगठनों के साथ में मिलकर मुस्लिम बिल्डरों को भी परेशान करते हैं दोस्तों। या कोई अगर बिल्डर नहीं है, कोई अपना खुद का मकान बना रहा है, तो हमारे यहां के कुछ मुनाफिक हिंदू संगठन के कुछ लोगों को फोन करके बताते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में ऐसा मकान बन रहा है, आ जाइए। और वो हिंदू एक्टिविस्ट एक RTI डालता है और उसके बाद में 1-2 लाख रुपए का तोड़ करके चला जाता है। ये खबरें कुछ इस तरह क्या, ये पुख्ता जब होगी खबरें तो इसको मैं आपको एक स्पेशल न्यूज बनाकर जरूर बताऊंगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमने हमारा बारकोड वगैरह दे रखा है, हमारा नंबर भी दे रखा है। जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा हमारा सहयोग करिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।